हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम वार में। आज छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती है, तो आज हम लोग मराठा साम्राज्य जो है बहुत अच्छे से कवर करेंगे। साथ ही जितना भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न आया हुआ है मराठा साम्राज्य से हो चाहे वो आंग्ल मराठा से हो, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, रिवीजन करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारे एग्जाम के लिए, मराठा साम्राज्य। तो बता दें कि इसके जो संस्थापक थे छत्रपति शिवाजी महाराज, आज उनकी जयंती है। तो पहले हम उन्हीं के बारे में डिटेल में जानते हैं। इनका जो पूरा नाम था वो शिवाजी भोसले था। जन्म इनका होता है 19 फरवरी 1630 को। अब देखिए, डेट को लेकर मैं कुछ भी यहां पे मेंशन नहीं करने वाला हूं। आप लोगों ने आरओ के एग्जाम में देखा होगा कि कितना जो है ईयर और डेट वो पूछ लिया था। तो एक एक डेट पर भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि आयोग जो है अब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है पेपरों पे, और हो सकता है कि पीसीएस में भी कुछ प्रश्नों में आपको डेट देखने को मिल जाए। तो इसके लिए आप तैयार रहें। इनका जन्म कहां पे हुआ था शिवाजी का? सिवनेरी किला, जो कि पुणे महाराष्ट्र में है। इनके पिता का नाम शाहजी था और माता का नाम इनका जीजाबाई था। पितृपक्ष से ये राजपूताना सिसोदिया वंश से थे और मातृपक्ष से देवगिरी के यादव वंश से ये संबंधित थे। शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक उनके दादाजी कोंड देव थे, ये आप ध्यान रखेंगे। और आध्यात्मिक गुरु जो थे उनका नाम था समर्थ रामदास। कई बार एग्जाम में ये दोनों के बारे में पूछा है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। आरंभिक जीवन के बारे में उनके हम बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज का विवाह सन 14 मई 1640 में साईबाई निम्बालकर के साथ लाल महल पूना में हुआ था। इनकी कई शादियां हुई थी यहाँ पे, लेकिन मुख्यतः जो है साईबाई निम्बालकर जी का नाम हम लोग यहाँ पे लेंगे, क्योंकि उसका जो एक रिलेशन बनता है ना एक क्रम में मराठा साम्राज्य के, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उनके पुत्र का नाम संभाजी था। संभाजी को विश्व का प्रथम बाल साहित्यकार माना जाता है, ये एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। 14 वर्ष की आयु तक बुद्ध भूषणम, नायिका भेद, सात शतक, नख शिखा इत्यादि ग्रंथों की रचना करने वाले संभाजी विश्व के प्रथम बाल साहित्यकार थे। शिवाजी वर्ष 1645 में किशोर उम्र में बीजापुर के अधीन तोरण किले पर सफलतापूर्वक नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। तो ये टोटल इनका जो है आरंभिक जीवन था, और इससे यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। अब हम मुगलों के साथ संघर्ष के बारे में बात कर ले। यहां से एग्जाम में प्रश्न कई बार आया हुआ है। मराठों ने अहमदनगर के पास वर्ष 1657 में जुन्नार में मुगल क्षेत्र पर छापा मारा। औरंगजेब ने नसीरी खान को भेजकर छापेमारी का जवाब दिया, और जिसने अहमदनगर में शिवाजी की सेना को हरा दिया था। शिवाजी ने वर्ष 1659 में पुणे में शाइस्ता खान, जो कि औरंगजेब के मामा थे, और बीजापुर सेना की एक बड़ी सेना को हराया था। शिवाजी ने 1664 ईस्वी में सूरत के मुगल व्यापारिक बंदरगाह को अपने कब्जे में ले लिया। जून 1665 में शिवाजी और राजा जय सिंह प्रथम, जो कि औरंगजेब का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, के बीच पुरंदर की संधि होती है, जिसपे हस्ताक्षर किए जाते हैं। इस संधि के अनुसार मराठों को कई किले मुगलों को देने पड़े, और शिवाजी औरंगजेब से आगरा में मिलने के लिए सहमत हो जाते हैं। शिवाजी अपने पुत्र संभाजी को आगरा भेजने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो आगरा आते हैं जब उनकी गिरफ्तारी होती है। जब शिवाजी वर्ष 1666 में आगरा में मुगल सम्राट से मिलने गए तो मराठा योद्धा को लगा कि औरंगजेब ने उनका अपमान किया है, जिससे वो दरबार से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद गिरफ्तार कर बंदी बना लिया जाता है उनको। शिवाजी और उनके पुत्र का आगरा से भागने की कहानी आज भी प्रमाणित नहीं है कि वो कैसे भागे गए थे। इसके बाद वर्ष 1670 तक मराठों और मुगलों के बीच शांति बनी रही। मुगलों द्वारा संभाजी को दी गई बरार की जागीर उनसे वापस ले ली गई। इसके जवाब में शिवाजी ने 4 महीने की छोटी सी अवधि में मुगलों के कई क्षेत्रों पर हमला कर उन्हें वापस ले लिया। शिवाजी ने अपनी सैन्य रणनीति के माध्यम से दक्कन और पश्चिमी भारत में भूमि का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त कर लिया था। अब उनको कौन कौन सी उपाधियां मिली थी? 6 जून 1674 में शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक करवाया था। इन्होंने छत्रपति, शाककर्ता, क्षत्रिय कुलवंत, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक और हैंडव
धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की थी। उपाधि से भी प्रश्न आते हैं, तो ये 4-5 उपाधियां हैं, छत्रपति, शाककर्ता, क्षत्रिय कुलवंत, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक। ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो है शिवाजी को उपाधि दी गई थी। इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य समय के साथ बड़ा होता गया और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रमुख भारतीय शक्ति बन गया था। अब शिवाजी के जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और कई ऐसे युद्ध हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। प्रतापगढ़ का युद्ध हुआ था 1659 ईस्वी में। यह युद्ध मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और आदिल शाही सेनापति अफजल खान की सेनाओं के बीच महाराष्ट्र के सतारा शहर के पास प्रतापगढ़ के किले में लड़ा गया था। वहीं पवनखिंड का युद्ध हुआ था 1660 ईस्वी में। यह मराठा सरदार बाजी प्रभु देश पांडे और आदिल शाही के सिद्दी मसूद के बीच महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर के पास एक पहाड़ी के दर्रे पर लड़ा गया था। सूरत का युद्ध 1664 में होता है। यह युद्ध गुजरात के सूरत शहर के पास छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल कप्तान इनायत खान के बीच लड़ा जाता है। पुरंदर का युद्ध 1665 में हुआ था। यह युद्ध मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। और वहीं उमरगढ़ का युद्ध जो है 1666 में हुआ था। उमरगढ़ किले के पास मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल सेना के मध्य उमरगढ़ का युद्ध होता है। उमरगढ़ की लड़ाई में शिवाजी महाराज ने मुगल सेना को पराजित किया और उमरगढ़ किले पर कब्जा कर लिया। इस जीत से शिवाजी महाराज ने मुगल सेना के खिलाफ अपने युद्ध कौशल और नेतृत्व को प्रमाणित कर दिया और इसने मराठा साम्राज्य के विकास को भी बढ़ावा दिया। सिंहगढ़ का युद्ध यह होता है 1670 ईस्वी में। यह युद्ध मराठा के पुणे शहर के पास सिंहगढ़ के किले पर मराठा शासक शिवाजी महाराज के सेनापति तानाजी मालसुरे और जयसिंह प्रथम के अधीन गढ़वाले उदयभान राठौर, जो मुगल सेना का प्रमुख था, के बीच लड़ा जाता है। कल्याण का युद्ध होता है 1682-83 में। इस युद्ध में मुगल साम्राज्य के बहादुर खान ने मराठा सेना को हराकर कल्याण पर अधिकार कर लिया था। वहीं संगमनेर का युद्ध होता है 1689 में और यह युद्ध मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। और यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह आखिरी युद्ध था जिसमें मराठा राजा शिवाजी पार्टिसिपेट किए थे। यह आप ध्यान रखे रहिएगा। अब हम बात करते हैं मराठा साम्राज्य के केंद्रीय प्रशासन से, और कई बार यहां से एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। मराठा प्रशासन के सर्वोच्च संप्रभु छत्रपति थे और विभिन्न नीतियों के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए मंत्रियों यानी कि अष्ट प्रधान की 8 सदस्यीय टीम की नियुक्ति की गई थी। तो अष्ट प्रधान किसके शासनकाल में था? मराठा साम्राज्य के शासनकाल में था। यह आप ध्यान रखेंगे। पेशवा या जिन्हें हम प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं, यह सामान्य प्रशासन की देखरेख करता था। अमात्य कई बार एग्जाम में आया है, या मजूमदार, यह लेखा प्रमुख था जो बाद में राजस्व एवं वित्त मंत्री बन गया। सचिव या सुरनवीस, इसे चिटनिस भी कहा जाता था और यह राजकीय पत्राचार का कार्य देखता था। सुमंत या दबीर, देखिए जो आपका यहाँ पे प्रशासन है, इससे कई बार एग्जाम में प्रश्न आए हैं। तो अष्ट प्रधान, ये जितने भी 8 नाम बताए जा रहे हैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। सुमंत या दबीर यह राजकीय समारोहों और विदेश मामलों का प्रमुख मंत्री होता था, यानी जिसे अभी हम फॉरेन मिनिस्टर का नाम देते हैं। सेनापति या सैर ए नौबत, यह सेना प्रमुख था जो सैन्य भर्ती, प्रशिक्षण एवं अनुशासन की देखरेख करते थे। मंत्री या वकियानवीस, यह असूचना राजा की निजी सुरक्षा एवं अन्य गृह कार्यों का प्रमुख होता था। 7वें पे आता है न्यायाधीश, यह न्याय प्रशासन का प्रमुख होता था। और पंडित राव, यह राज्य के धर्मार्थ एवं धार्मिक कार्यों का प्रमुख था और जनता के नैतिक उत्थान के लिए कार्य करता था। तो ये तो कुल अष्टप्रधान की हो गई बात। यहां पे नेक्स्ट पॉइंट पे है, पेशवा मंत्री और सचिव नाम के 3 मंत्रियों को अपने विभागीय दायित्वों के अतिरिक्त बेड़े प्रांतों के प्रभारी का दायित्व भी सौंपा जाता था। न्यायाधीश और पंडित राव को छोड़कर बाकी सभी मंत्रियों को अपने असैनिक दायित्वों के अतिरिक्त सैनिक कमान भी संभालनी होती थी। यानी कि न्यायाधीश और पंडित, ये जो आखिरी के हैं न्यायाधीश और पंडित राव, इनको जो है सैन्य कमान नहीं संभालनी होती थी, बाकी जो 6 हैं उनको सैन्य कमान भी संभालनी पड़ती थी।
मंत्री को निम्नलिखित 8 मुंशियों या जिन्हें हम लिपिकों के नाम से जानते हैं के द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता था। यहां से भी प्रश्न आया एग्जाम में। जैसे जो सचिव होता था वो दीवान कहलाता था, लेखा परीक्षक एवं लेखाकार मजूमदार कहलाते थे, उप लेखा परीक्षक फड़नीस कहलाता था, दफ्तर का जो प्रमुख होता था वो सबनीस या दफ्तरदार कहलाता था, पत्राचार लिपिक जो है वो चिटनीस कहलाता था, ये आप ध्यान रखेंगे। कोषाधिकारी जो है जामदार कहलाता था, रोकड़ अधिकारी पोतनीस कहलाता था और प्रतिनिधि जो होता था वो कारखानीस कहलाता था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। शिवाजी ने अपने संपूर्ण राज्य को 4 प्रांतों में विभक्त किया और प्रत्येक प्रांत एक राज्य प्रतिनिधि यानी कि वायसराय के अधीन होता था। उसने प्रांतों को पुनः परगनों और तालुकों में विभक्त किया था। परगनों के अंतर्गत तरफ और मौजे आते थे। कौन कौन से? तरफ और मौजे आते थे परगनों के तहत। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, जिसका मुखिया पाटिल होता था। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। शिवाजी ने अपने दरबार में फारसी के अलावा मराठी संस्कृति के प्रयोग को भी प्रोत्साहित किया था। अब हम बात करते हैं शिवाजी के राजस्व प्रशासन के बारे में। शिवाजी ने रैयतवारी व्यवस्था के पक्ष में जागीरदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया, जिससे किसानों और राज्य के बीच बिचौलियों की आवश्यकता समाप्त हो गई। शिवाजी ने मिरासदारों पर सख्ती से निगरानी रखी, जिन्हें अंतर्देशीय अधिकार विरासत में मिले थे। राजस्व प्रणाली मलिक अंबर की काठी प्रणाली पर आधारित थी, जिसमें भूमि के प्रत्येक टुकड़े को राड या काठी के द्वारा मापा जाता था। शिवाजी ने चौथ और सरदेशमुखी पर कर जो है लागू किया। कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चौथ जो होता था वो गैर मराठा क्षेत्र पर छापा मारने वाली शिवाजी के सेना के खिलाफ निवारक के रूप में मराठों को दिए जाने वाला मानक 1/4 था। वहीं सरदेशमुखी एक अतिरिक्त कर था जो आय का 10% होता था और ये एग्जाम में आया हुआ है, ये आप ध्यान रखेंगे, और राज्य से बाहर स्थित क्षेत्रों से वसूला जाता था। अब हम बात करते हैं सैन्य अधिकारी और कर्मचारियों की। सर ए नौबत वो सेना प्रमुख होता था शिवाजी के काल में। किलादार जो होता था वो किलों का अधिकारी होता था। पायक पैदल सैनिक को पायक कहते थे। नायक पैदल सेना की एक टुकड़ी का जो प्रमुख होता था वो नायक कहलाता था। 5 नायकों का जो प्रमुख होता था वो हवलदार कहलाता था। 5 हवलदारों का जो प्रमुख होता था वो जुमलादार कहलाता था। वहीं बंदूकों से लदी जो नाव होती थी उसे घुराव कहते थे और 40-50 खवैये द्वारा खेने जाने वाली जो नाव होती थी उसे गलवित कहा जाता था। ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर ले शिवाजी के काल में न्यायिक प्रशासन के बारे में। शिवाजी के अधीन न्यायिक प्रणाली सरल, आदिम और अपरिष्कृत थी। यह प्रणाली प्राचीन हिंदू नियमों पर आधारित थी। सर्वोच्च अदालत राजा की 1000 मजलिस थी, ये आप ध्यान रखेंगे और एग्जाम में आया भी हुआ है। पंचायतें समुदायों में विभिन्न पक्षों के बीच विवादों को संभालती थीं और गांव के पटेल आपराधिक मामलों पर निर्णय लेते थे। अब हम बात करते हैं इंग्लिश कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच में जो उस टाइम पीरियड में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और जो एग्जाम में आए हुए हैं उनके बारे में। तो बता दें कि शिवाजी की मृत्यु जो है वो 4 अप्रैल 1680 को हो जाती है और जो उनकी 3 प्रमुख पत्नियां होती हैं जिनमें सोयराबाई होती हैं, साईबाई निम्बालकर होती हैं और पुत्तीबाई होती हैं। सोयराबाई से होते हैं राजा राम पुत्र होते हैं और राजा राम की 4 पत्नियां होती हैं, जानकीबाई, ताराबाई, राजसबाई और अंबिकाबाई। राजा राम के 3 पुत्र होते हैं, राजा कर्ण, शिवाजी द्वितीय और संभाजी द्वितीय। लेकिन जो साईबाई निम्बालकर होते हैं जो उनकी पत्नी थी, उनके जो पुत्र होते हैं वो होते हैं संभाजी, और संभाजी की जो पत्नी होती हैं येशुबाई होती हैं, और इन दोनों का जो पुत्र होता है वो साहू होता है। ये पूरी केमिस्ट्री है और ये एग्जाम में आई भी हुई है, इसको आप ध्यान रखेंगे। पुत्तीबाई के बारे में बता दें जो कि शिवाजी की पत्नी थी, शिवाजी की चिता में सती हो गई थी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए, ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं जो उनका वंशानुगत क्रम चला है संभाजी के बारे में। इनका जो टाइम पीरियड रहा है ये 1680 से 89 के बीच में रहा है और यहाँ पे जितने भी पॉइंट लिखे गए हैं हस्तलिखित, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए ये आपके एग्जाम पीसीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा।
अभिमानी और विलासी था कौन? संभाजी। शिवाजी ने इसे पन्हाला के किले में कैद कर रखा था। तो ये प्रश्न आया है कि शिवाजी ने संभाजी को किस किले में कैद कर रखा था? तो पन्हाला के किले में कैद कर रखा था, ये आप ध्यान रखेंगे। संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को शरण दी, जिसकी वजह से मुगल सेना का सामना करना पड़ा। मुगल सेनापति मुकर्रब खान ने संगमेश्वर में छिपे संभाजी और कवि कलश, जिसने राज्याभिषेक करवाया था संभाजी का, को गिरफ्तार कर मौत के घाट उतार दिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजा राम के बारे में। राजा राम का जो टाइम पीरियड होता है ये होता है 1689 से 1700 के बीच से, और इनसे भी रिलेटेड कई बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। इन्होंने जो है मराठा साम्राज्य का सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। किसने किया था? राजा राम ने किया था, जिससे औरंगजेब दक्षिण भारत में अपना पूर्ण अधिकार स्थापित नहीं कर पाया। जुल्फिकार खान के नेतृत्व में इसे भी मुगलों का सामना करना पड़ा था। किसे? राजा राम को। संभाजी की पत्नी येशुबाई ने राजा राम को विशालगढ़ के किले में छिपाकर खुद कमान संभाल ली थी। येशुबाई ने मुगलों को कड़ी चुनौती दी, किंतु अपने एक विश्वासघाती सूर्यजी पिसाली के कारण मुगलों के कैद में वो आ गई थी। और ये नाम जो है एग्जाम में पूछा गया है कि कौन विश्वासघात किया था, तो सूर्यजी पिसाली थे। ये नाम आप ध्यान रखे रहिएगा। जिंजी के दुर्ग में राजा राम असुरक्षित महसूस कर सतारा चला गया, जिसे उसने जो है सतारा को राजधानी बना दी थी। किसने? राजा राम ने सतारा को राजधानी बनाई थी। शिवाजी द्वितीय के बारे में बात कर ले। इनका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 1700 से 1707 के बीच में। इनकी संरक्षिका ताराबाई ने पहले कमान संभाली थी। वर्ष 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम जो है वो शासक बन जाता है। औरंगजेब के दूसरे पुत्र आजम शाह ने साहू को मुगलों की कैद से रिहा कर दिया, और साहू जब दक्षिण भारत पहुंचा तब चाची ताराबाई से उसका संघर्ष हुआ, और 1707 में खेड़ा के युद्ध में साहू ने ताराबाई को पराजित कर मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाल ली थी। साहू की सहायता ताराबाई के सेनापति धन्नाजी जादव ने की थी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर ये पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो आप एक बार हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा। साथ ही बता दें कि प्लेलिस्ट तैयार रखी हुई है। अगर आपको रिवीजन करना है तो हिस्ट्री के, मॉडर्न इंडिया के कई ऐसे पॉइंट इंपॉर्टेंट करवा दिए गए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जाके वहां से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही यूपी स्पेशल की भी प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप लोग जाके वहां से भी उसको रिवीजन करें। और अगर वीडियो और कंटेंट पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब बात करते हैं साहू जी के बारे में। इनका जो टाइम पीरियड होता है ये 1707 से लेकर 1748 के बीच में होता है। इनके शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि पेशवा की शक्ति में वृद्धि हुई और छत्रपति की शक्ति कमजोर हो गई थी। इसके शासनकाल का प्रथम शक्तिशाली पेशवा बालाजी विश्वनाथ बने थे, और इनके पूर्व साहू जी का पेशवा जो था वो कौन था? वरीरोपंत पिंगले। ये नाम पूछा गया है एग्जाम में, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि साहू का पेशवा कौन था, तो वरीरोपंत पिंगले था। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं बालाजी विश्वनाथ के बारे में, जिनका टाइम पीरियड है 1713 से लेकर 1720 तक का। कोंकण के चित्पावन वंश का ब्राह्मण थे। कौन? बालाजी विश्वनाथ, और ये करों के विशेषज्ञ थे। 1708 ईस्वी में चंद्रसेन यादव नामक साहू के एक अधिकार के ताराबाई के साथ मिल जाने की वजह से बालाजी विश्वनाथ को अपनी शक्ति बढ़ाने का मौका मिल गया था। इनके बाद के काल को पेशवाओं का काल कहा जाता है, और मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक जी जो है बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। वर्ष 1719 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर के प्रतिनिधि हुसैन अली खां के साथ संधि की, जिसे मराठा साम्राज्य के इतिहास का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब संधि के तहत क्या क्या हुआ? दक्कन के 6 मुगल सूबों पर मराठा अधिकार तथा चौथवा सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार मिल जाता है। हैदराबाद, गोंडवाना, खानदेश व बरार पुनः मराठाओं के पास आ जाता है। साहू की माता
येशुबाई को मुगल कैद से रिहा कर दिया जाता है। वहीं संभाजी द्वितीय को शाहू द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा, इस पे भी जो है एक संधि की जाती है। इस प्रकार बालाजी विश्वनाथ ने अपनी दूरदर्शिता नीति के बल पर मराठाओं की शक्ति को काफी शक्तिशाली बना दिया था, जो कि हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। किसने बनाया था? बालाजी विश्वनाथ ने। अब हम बात करते हैं बाजीराव प्रथम के बारे में, और इनसे कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। इनका टाइम पीरियड होता है 1720 से 40 के बीच में। मराठा संघ के का पुनर्गठन बाजीराव प्रथम ने किया था, ये आप ध्यान रखे रहिएगा, तथा अपने कार्य का संचालन सतारा के स्थान पर पुणे से किया था। कई बार एग्जाम में आया है। आप लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी बाजीराव मस्तानी, तो ये बाजीराव प्रथम जो है वही है जिसकी भूमिका जो है रणबीर सिंह ने निभाई थी। पुणे मराठा शक्ति का प्रधान केंद्र बना, जबकि छत्रपति की गद्दी सतारा में थी। मराठा संघ को 5 भागों में बांटा गया। पुणे का पेशवा, ग्वालियर का सिंधिया, इंदौर का होलकर, नागपुर के भोसले और बड़ौदा के गायकवाड़ के रूप में। मार्च 1729 में बाजीराव ने बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल को मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के चंगुल से मुक्त कराया था, और ये इसका जो है पिक्चराइजेशन भी बाजीराव मस्तानी में किया गया था। तो उस वहां से आप लोग कनेक्ट करके बहुत अच्छे से आप लोग जो है बाजीराव प्रथम के बारे में आप लोग जान सकते हैं। 1733 में बाजीराव प्रथम ने जंजीरा के सिद्धियों को लंबे अभियान के बाद पराजित किया। 1738 में बाजीराव प्रथम ने पश्चिमी समुद्री तट पर बसे पुर्तगाली पर भी हमला किया कर सालसेट और बेसिन क्षेत्र को पर जो है अधिकार कर लिया था। शिवाजी के बाद गुरिल्ला पद्धति का सबसे बड़ा विशेषज्ञ जो बने थे वो बाजीराव प्रथम ही थे, ये आप ध्यान रखेंगे। इनको लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जाना जाता था। मस्तानी बेगम के साथ इनके संबंध थे। 1740 में नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर स्थित राबेड नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बालाजी बाजीराव के बारे में, जिनका टाइम पीरियड होता है 1740 से 61 के बीच में। इसे सतारा में पेशवा का पद मराठा शासक साहू ने सौंपा था। किसने जो है बालाजी बाजीराव को पेशवा का पद किसने सौंपा था? तो साहू ने सौंपा था, जो कि मराठा शासक थे। इनके काल में पेशवा का पद वंशानुगत हो जाता है। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। संगोला की संधि ये करते हैं किसके साथ? छत्रपति राजाराम द्वितीय, और जो है संगोला की संधि होती है छत्रपति राजाराम द्वितीय और बालाजी बाजीराव के बीच में। राज्य के सभी प्रमुख विभाग छत्रपति ने पेशवा को सौंपा, जबकि अष्ट प्रधान पद जो है वो बना रहा संगोला की संधि के माध्यम से। छत्रपति राज्य के संवैधानिक प्रधान माना गया, और सतारा में उसका निवास तथा पुणे को मराठा राजनीति का केंद्र बना दिया गया था। और ये किसके टाइम पीरियड में होता है? बालाजी बाजीराव के टाइम पीरियड में होता है, और ये एग्जाम में पूछा भी गया था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। पानीपत के तीसरे युद्ध से जो है एग्जाम में प्रश्न बना था, वो टाइम होता है 14 जनवरी 1761 का। अहमद शाह अब्दाली, रोहिला सरदार नजीबुद्दौला तथा अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा मराठाओं के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। राजपूतों तथा सिखों ने तटस्थ रुख अपना लिया था। इस युद्ध में मराठाओं को एकमात्र समर्थन मुगल वजीर इमाद उल मुल्क से मिला था। तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा, इमाद उल मुल्क ने जो है पानीपत में मराठाओं की मदद की थी। मराठाओं का नेतृत्व बालाजी बाजीराव का अल्पवयस्क पुत्र विश्वासराव भाऊ कर रहे थे, जबकि वास्तविक सेनापति उनका चचेरा भाई सदाशिवराव भाऊ था। यह भी आप ध्यान रखें। मराठा फौज का महत्वपूर्ण भाग था यूरोपीय ढंग से संगठित पैदल सेना, तोप खाने की टुकड़ी जिसका नेतृत्व इब्राहिम खां गर्दी कर रहे थे। ये कई बार एग्जाम में इनका नाम पूछा गया है, ये भी आप ध्यान रखें। प्रत्यक्षदर्शी काशीराज पंडित, ये एग्जाम में आया हुआ है इनका नाम, के शब्दों में पानीपत का तीसरा युद्ध मराठाओं के लिए प्रलयकारी साबित हुआ था। इस युद्ध के बाद रोहिला सरदार नजीबुद्दौला अब्दाली के प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली पर शासन करता है। बालाजी बाजीराव पराजय की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं, यह भी आप ध्यान रखेंगे। माधवराव प्रथम, इनका टाइम पीरियड होता है मराठा साम्राज्य में 1761 से
1772 के बीच में, और ये बालाजी बाजीराव के पुत्र होते हैं। पेशवा की गद्दी पर ये बैठते हैं तथा चाचा रघुनाथ राव इनके संरक्षक नियुक्त किए जाते हैं। इनके काल में ही 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 1772 ईस्वी में मराठा सरदार महादजी सिंधिया के नेतृत्व में दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया जाता है। इस प्रकार मुगल सम्राट मराठाओं के पेंशनर के रूप में कार्य करने लग जाते हैं। पानीपत पराजय के बाद पुनः प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और इनकी मृत्यु क्षय रोग के कारण होती है। कई बार एग्जाम में आया है कि किस मराठा शासक की मृत्यु जो है क्षय रोग के कारण होती है, तो आपका आंसर होगा माधवराव प्रथम, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नारायण राव के बारे में। इनका टाइम पीरियड होता है 1772 से 73 के बीच में। ये क्रम भी आप याद रखेंगे कि देखिए सैयद वंश आरो यारो के एग्जाम में पूछा था, तो इसी प्रकार से मराठा वंश भी क्रम पूछ सकता है, जितने भी शासक थे। तो ये क्रम आप लोग याद रखे रहिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होगा। नारायण राव के शासनकाल जो है ये कम रहा, क्योंकि चाचा रघुनाथ राव स्वयं पेशवा बनने के चक्कर में इनकी हत्या कर देते हैं। रघुनाथ राव का विरोध नाना फडणवीस तथा महादजी सिंधिया ने किया और नारायण राव की विधवा गंगूबाई के नवजात शिशु माधवराव नारायण द्वितीय को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसके संरक्षण हेतु एक 12 सदस्यीय 12 भाई परिषद की स्थापना भी कर दी जाती है। 1775 में रघुनाथ राव सूरत चला जाता है और बंबई के अंग्रेज प्रतिनिधियों के साथ वो सूरत की संधि करता है, और इसी का परिणाम जो आगे चल के होता है वो आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम के रूप में निकलता है, जिसको मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है जितने भी युद्ध हुए हैं, आंग्ल मराठा, आंग्ल मैसूर, आंग्ल नेपाल, तो वो उन सारों का जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप लोग जाके जरूर देखें। तो यहां पे आज हमने जो है शिवाजी की जयंती पे हमने पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य बहुत अच्छे से रिवीजन किया है पीसीएस के लिए। अगर आपको ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा, और साथ ही अगर आपको रिवीजन करना है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके चैनल के जरूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।